वंदे मातरम, जय हिंद। आप सभी का स्वागत, वंदन, अभिनंदन। तो आज की बात मैं जो ले रहा हूं वह जो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता है उसकी धारा 367 और 368 के प्रकाश में बात कर रहा हूं। धारा 367-68 में यह प्रावधान है कि दिव्यांगजन या कोई भी अन्य व्यक्ति यदि वह किसी अपराध में नामित है या जैसे भी स्थिति होती है और वह मजिस्ट्रेट के समक्ष विचारार्थ लाया जाता है और उस माननीय न्यायालय के पीठासीन अधिकारी मजिस्ट्रेट को ऐसा प्रतीत होता है, विश्वास करने का कारण होता है कि यह व्यक्ति मानसिक रूप से अक्षम है अथवा बौद्धिक रूप से अक्षम है। यहां मैं दो शब्द यूज कर रहा हूं, विकृत चित्त का है या बौद्धिक अक्षमता है, यानी अनसाउंड माइंड। अनसाउंड माइंड मतलब मेंटल इलनेस से भी होता है, सिजोफ्रेनिक भी होता है, अल्जाइमर से भी हो सकता है। और जो दिव्यांगजन अधिकार कानून 2016 में शेड्यूल दिया गया है, यानी 21 प्रकार की जो दिव्यांगता दी गई है उसमें विशेष रूप से दिखाया गया है कि यह मेंटल इलनेस यानी अनसाउंड माइंडनेस क्या होती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी क्या होती है, उनके नाम भी दिए गए हैं और यह विशेष प्रकार की दिव्यांगता भी होती है। जो शेड्यूल है उसमें जो तीसरी कैटेगरी है वह इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में दो कैटेगरी और आती है। एक तो आती है एसएलडी यानी स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, जिसमें आदमी न लिख पढ़ सकता है, ना कुछ उच्चारण कर सकता है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन, डिस्ग्राफिया, डिस्कैलकुलिया, इवन डिस्प्राक्सिया, डेवलपमेंटल अफासिया, ये सारे होते हैं। और जो बी कैटेगरी डील करती है वो ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर होता है। इसमें न्यूरो डेवलपमेंट कंडीशन जो होती है टाइपिकली जो जीवन के पहले जो तीसरे वर्ष होते हैं उनसे व्यक्ति प्रभावित होता है और उसकी जो क्षमता होती है अपनी बात को सामने रखने की या समझने की और दूसरों से जो अपने संबंध रखने चाहिए उसमें, तो उसके व्यवहार जो होते हैं, जो रिचुअल्स होते हैं या उनसे वो उस तरह से वाकिफ नहीं होता है। तो ऐसे व्यक्ति जो होते हैं वो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी की इन दोनों कैटेगरी से डील करते हैं। ये एक लंबा विषय है, इस पर पहले वीडियो डाल चुका हूं, इसलिए इस पर ज्यादा विषय में नहीं जाऊंगा वरना वीडियो लंबी हो जाएगी। मेंटल इलनेस जो होती है यानी मेंटल बिहेवियर, इसमें भी बहुत सारी हैं जो जजमेंट नहीं कर सकता, ऐसी उसकी कंडीशन है या कुछ उसको इल्यूजन टाइप का रहता है। हालांकि इस पर भी हमने वीडियो डाल रखी है, आपको जरूरत पड़ेगी तो आप हमारे चैनल पे जाएंगे, वहां आपको मिल जाएगी, इसलिए इस विषय पे ज्यादा नहीं जाऊंगा मैं सिर्फ कन्फाइन रखूंगा 367 और 368 पर। तो मैंने बताया कि जब इस तरह से किसी मजिस्ट्रेट के समक्ष ऐसा व्यक्ति विचारण के लिए लाया जा सकता है और लाया जाता है तो मजिस्ट्रेट को यदि लगता है कि वह अपनी बचाव नहीं कर सकता है या सुरक्षा नहीं कर सकता है तो वह इस पर विचारण करते हैं। और यदि उनको लगता है तो जो डॉक्टर्स होते हैं, सर्जन हैं या जो जिला के अस्पताल के या शासन द्वारा जो भी नामित व्यक्ति हैं, चिकित्सक, मनोचिकित्सक, उनसे राय मांगते हैं। जब ये राय आ जाती है उस न्यायालय के समक्ष और जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं वो उस राय से अपने को मुतमईन पाते हैं, संतुष्ट पाते हैं, तो वह अभियोजन पक्ष को और जो अधिवक्ता है यानी जो दिव्यांग व्यक्ति है, अनसाउंड माइंड व्यक्ति है, बौद्धिक रूप से अक्षम व्यक्ति है, उसके अधिवक्ता को सुनने के उपरांत, यहां फिर मैं क्लियर कर दूं कि अधिवक्ता को सुनने की बात की गई है और बीएनएसएस में साफ साफ कहा गया है कि जो अनसाउंड माइंड है, विकृत चित्त व्यक्ति है, बौद्धिक अक्षमता वाला व्यक्ति है, उसको नहीं, सिर्फ अधिवक्ता को सुनने के बाद यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंचता है कि नहीं यह व्यक्ति वास्तव में विकृत चित्त है, अनसाउंड माइंड है, बौद्धिक अक्षमता है और जैसा मैंने आपको बताया कि इस तरह से
जो कैटेगरी पूर्व में हमने बताई RPWD एक्ट की, तो वह दो निर्णय ले सकता है। एक तो स्थगित कर सकता है अगर उनको लगता है कि डेवलपमेंटल है और बाद में ठीक हो जाएगा, तो वह जब ठीक हो जाएगा तब पुनः विचारण हो सकता है। दूसरा, माननीय न्यायालय यह भी कर सकता है कि वह उस मैटर को वहीं पर बंद कर देगा और जो अभियुक्त है उसको डिस्चार्ज कर देगा, यानी फाइल बंद। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि यदि बाद में ऐसा संज्ञान में आता है कि नहीं, ये व्यक्ति अब ठीक हो गया है, ट्रायल को फेस कर सकता है, तो पुनः वो पत्रावली खुलेगी और पुनः उसको ट्रायल पे जाना पड़ेगा और जो भी दंड होते हैं उसका भागी वो रहेगा। अब यहाँ पे दो बात आती है कि मान लीजिए जो व्यक्ति अनसाउंड माइंड का है, यदि रिलीज कर दिया तो रिलीज करते समय, डिस्चार्ज करते समय उनसे सिक्योरिटी मांग सकती है अदालत, क्योंकि ऐसा व्यक्ति नुकसान पहुंचा सकता है। तो उनके नाते रिश्तेदार जो होंगे वो बांट देंगे, सिक्योरिटी बांट देंगे कि नहीं ऐसा गलत नहीं करेंगे, अगर ये कुछ करेंगे तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन यदि न्यायालय को लगता है कि नहीं ऐसा करना उचित नहीं रहेगा, तो जो ऐसे गृह बने हुए हैं, आश्रय गृह दिव्यांगजनों के लिए, वहां पर उनको वो अंतरित कर सकते हैं ताकि उनकी शिक्षा, दीक्षा, देखभाल उनकी ढंग से हो सके। तो इस तरह से उनके द्वारा जो किया गया अपराध होता है, उनके उस स्थिति में वह दंड के लिए उनको अधिकृत नहीं बनाती है, दंड के लिए भागी उनको नहीं बनाती है। लेकिन शर्त यह है कि वह, जो मैंने अभी कहा कि इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी या मेंटल बिहेवियर यानी मेंटल इलनेस, अनसाउंड माइंड या बौद्धिक अक्षमता से पीड़ित हैं, तभी ये उनको लाभ मिलेगा, अन्यथा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पर एक बात और भी आती है, एक जो जांच की बात आती है ना, तो वहां पर मेंटल हेल्थ केयर एक्ट जो 2017 में आया था, उसका भी जो न्यायालय मजिस्ट्रेट का है ध्यान रखेगा। अब जहां तक मजिस्ट्रेट की बात आती है, तो यहां पर मैं आपके संज्ञान में ला दूं कि RPWD एक्ट के मुताबिक संपूर्ण भारतवर्ष में ऐसा अधिनियम जो आया उसमें साफ साफ लिखा गया है कि दिव्यांगजनों के लिए विशेष न्यायालय की व्यवस्था की जाएगी। कई सारे प्रदेशों में ऐसे न्यायालय कार्यरत है, जैसे उत्तर प्रदेश में ADJ 7 है, अगर हम दिल्ली की बात करें तो वहां ADJ 1 को नामित किया गया है। ऐसे भिन्न भिन्न राज्यों में विशेष न्यायालय दिव्यांगजन कार्य कर रहे हैं, अस्तित्व में है। तो यदि विचारण होता है, ऐसे माननीय न्यायालय उनका विचारण करते हैं। और जहां तक इन दोनों व्यक्तियों की बात है, जो मैंने अभी बताया, अगर उनके पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट है तो निश्चित रूप से तो हमें तुरंत ये कहना होगा उस न्यायालय में, ये बात न्यायालय की संज्ञान में लानी पड़ेगी कि दिव्यांगजन है, इसलिए इनका मामला विशेष न्यायालय में स्थानांतरित किया जाए। यदि ऐसा कुछ नहीं है, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नहीं है, तो जो संबंधित मजिस्ट्रेट हैं, जो अभी हमने प्रक्रिया बताई मेंटल हेल्थ केयर एक्ट के मुताबिक और डॉक्टर्स के जो परीक्षण है उनको लेकर के, तब वो निर्णीत करेंगे और इस प्रकार से दिव्यांगजनों द्वारा किए गए जो अपराध हैं उसके लिए वो दंड के भागी नहीं होंगे। लेकिन यह एक ध्यान रखने की बात है, कुछ लोग अपने समाज में जो आपराधिक प्रवृत्ति के हैं वो इसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं और यहाँ तक कि जो देश विरोधी गतिविधियों में सम्मिलित रहते हैं, डिस्मेंशिया के शिकार हैं या जो ये डिसलेक्सिया के बहाने करते हैं, ऐसे लोग भी यदि अपनी बौद्धिक अक्षमता के ऐसे समय पर कुछ कर रहे हैं तो वह भी इस ढंग से स्थिति हो जाती है। लेकिन जब ठीक हो जाते हैं तो उसके लिए उनका विचारण किया जा सकता है। तो माननीय न्यायालय को यह भी ध्यान में रखना होता है कि कहीं इसका कोई दुरुपयोग तो नहीं कर रहा है, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं, तरह तरह के कलाकार हैं दुनिया में, जो न्यायालय के समक्ष तरह तरह से एक्टिविटी करते हुए स्वयं को बौद्धिक अक्षम या ऐसा कुछ साबित कर सकते हैं। ऊंचे जो हाई हैंडेड लोग हैं वो लोग भी धन बल के प्रभाव पर चिकित्सकों को ऐसा कुछ प्रभावित कर सकते हैं। इसीलिए यहाँ पर एक विशेष प्रावधान भी किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो इन दोनों अक्षमताओं, जिसका मैंने अभी अनसाउंड माइंड और बौद्धिक अक्षमता विकृत चित्त का हमने जो अभी चर्चा किया हुआ है, यदि जो आख्या आई है डॉक्टर की उससे क्षुब्ध है, उसको लगता है कि नहीं ये गलत है, तो इसके लिए वो अपील भी कर सकता है बोर्ड के समक्ष। जो चिकित्सा बोर्ड है, CMO उसको बनाते हैं, उसके समक्ष वो सुनवाई के लिए कह सकता है। और यदि
वो आख्या गलत आई है, मान लीजिए एक डॉक्टर ने लिख दिया कि नहीं ये अक्षम व्यक्ति नहीं है, बौद्धिक अक्षमता का व्यक्ति नहीं है, और या सिर्फ नाटक कर रहा है, तो ऐसी दशा में जो व्यक्ति अभियुक्त है वह अपील भी कर सकता है कि यह रिपोर्ट गलत है। और ऐसा निष्कर्ष पर पहुंचते हुए न्यायालय जो प्रक्रिया अपनाता है उसका साफ साफ मैंने बताया कि धारा 367, 368 में उसका सारा प्रावधान दिया हुआ है। मैंने पूर्व में ये बताया था कि दिव्यांगजन को इस ढंग से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहना चाहिए। वो सामान्य जन है, अगर वो इस तरह से अक्षमताओं से पीड़ित हैं, उनको लगता नहीं है, क्योंकि बौद्धिक अक्षमता ऐसी होती है और जो ये मेंटल इलनेस है, कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि हम बौद्धिक रूप से अक्षम हैं या हम में बौद्धिक मंदता है। न्यायालय तय करेगा इस तथ्य को, और जो डॉक्टर्स के बारे में इंक्वायरी की बात कही वो लोग तय करेंगे। और बड़ी ही सावधानी से न्यायालय को जो आजकल गतिविधि चल रही है, इन सबको दृष्टिगत रखते हुए अपने कार्य संपादित करने होते हैं। जानकारी ही हमारी शक्ति होती है और बचाव होता है। समाज में बहुत सारे व्यक्ति ऐसे हैं जिनको जानकारी नहीं होती है और इसके अभाव में वे दंड के भागी हो जाते हैं और अनावश्यक रूप से परेशान किए जाते हैं। तो हम आपसे यही निवेदन करेंगे कि यदि आपको उचित लगे तो आप इसको शेयर भी करिए, लोगों को साझा भी करिए, ताकि वे भी इन बातों को जानें और भविष्य में जो कानून के लाभ हैं उनको ले सके। आप में सहयोग करना चाहते हैं तो अपने सुझावों से हमें लाभान्वित कर सकते हैं, उसके अनुसार फिर हम आगे बातें करेंगे। वंदे मातरम, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद।